स्टार्ट करेगा हुआ। चलिए, पेडी की ख्याति का मूल्य 60,000 करना है। जब जब क्वेश्चन के अंदर पेडी की ख्याति का मूल्यांकन या सिर्फ ख्याति का मूल्यांकन दिया गया होगा तो हमें गणना करनी पड़ेगी। निकालेंगे निवृत्त साझेदार के भाग की ख्याति, तो चेक करेंगे तीनों में से निवृत्त कौन हुआ है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंपनी में बचे कौन थे, मून और स्टार भविष्य। तो मून और स्टार का भविष्य दिया, मतलब छोड़ के कौन गया होगा कंपनी के अंदर से, सिंपल सी बात है, सन छोड़ के चला गया। तो सन मतलब कौन है, दूसरे नंबर का साझेदार S2 के भाग की ख्याति। कुल ख्याति कितनी दी हमें सवाल के अंदर, 60,000। अब चेक करेंगे कि S2 का हिस्सा कितना दिया, तो क्वेश्चन में लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं। जब भी लाभ हानि का पुराना अनुपात ना दिया गया हो तो उनका अनुपात मान लेंगे समान अनुपात, 1:1:1। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका हो गया 1 और बटे में हो जाएगा 3। तो कुल ख्याति कितनी हो जाएगी इसके हिस्से की, 20,000। अब ख्याति हमेशा बढ़ेगी कौन से अनुपात में, लाभ के अनुपात में। तो निकाल लेंगे यहाँ पर लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो मून और स्टार इन्हीं को लाभ प्राप्त होगा। तो नया अनुपात हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टार्टिंग में 5:1। तो लिख लेंगे 5 और बटे में आ जाएगा 6, इसका 1 और बटे में 6, माइनस माइनस पुराना कितना है इसका 1 और बटे में 3, 1 बटे में 3। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुणाकर 5 करेंगे तो 15, 1 गुणाकर 6 करेंगे तो 6 और बटे में आ जाएगा 18। 3 गुणाकर 1 करेंगे 3, 1 गुणाकर 6 करेंगे 6, बटे में आ जाएगा 18। 15 में से 6 गए तो बचेंगे 9, बटे में 18। 3 में से 6 गए तो -3 और बटे में 18। इस बार आंसर किस में आ गया, लाभ का अनुपात माइनस में। तो लाभ का अनुपात अगर माइनस में आता है तो इसकी ऑलरेडी ना एंट्री आप लोगों को लास्ट टाइम समझाई थी कैसे करनी है, कि जो भी पार्टनर निवृत्त हुआ उसको पहले कहां पे लिख देना है, उधार पक्ष में। ये एंट्री फिक्स है। तो हमारी कंपनी में छोड़ के कौन गया, S2, यहाँ लिख देंगे S2 के पूंजी खाते, ये एंट्री फिक्स है। तो उसमें क्या कर देंगे, डैश करेंगे। अब गणना करते समय जिसका भी लाभ माइनस में आया हुआ है ना, दोनों पार्टनर में से जिसका भी आंसर किस में आ गया, माइनस में, जो माइनस होगा उसको भी कहां पे लिख देना है, उधार पक्ष में। तो S1 के पूंजी खाते। तो S1 में भी क्या हो जाएगा, डैश। अब जिसका आंसर किस में आया होगा, प्लस में, उसको कहां पे लिख देंगे, जमा पक्ष में, M के पूंजी खाते। तो M में क्या कर देंगे यहाँ पर, डैश। अब रकम कैसे निकालेंगे, लास्ट टाइम तो हमने क्या करा था कि रकम को इस अनुपात में रकम बांट दी थी, बटों का बांटेंगे जब आंसर किस में आया होगा, प्लस में। अब तो किस में आ गया, माइनस में। तो लिखने का तरीका फिक्स रख लेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप याद रखने का। सबसे पहले नाम लिखेंगे निवृत्त साझेदार यानी कि S2, फिर गणना करते समय जिसका माइनस आया उसका नाम लिखेंगे यानी कि S1, और प्लस में जिसका आएगा उसको लिखेंगे लास्ट में। बराबर करके लिखेंगे कुल ख्याति कितनी दी गई है, 60,000। तीनों में लिखेंगे सेम 60,000 60,000। जो साझेदार निवृत्त होता है उसका भाग लिखेंगे, कितना भाग है उसका, 1/3। तो आंसर आ जाएगा 20,000। अब यहाँ पे कैसे करना है, S1 और M का यानी कि जिसका हमने लाभ निकाला हुआ है, तो S1 का लाभ कितना निकला, 3/18। वो आंसर लिखेंगे 3/18। हल करेंगे इसको तो आ जाएगा 10,000। अब प्लस वाले का हल करेंगे 9/18, तो इसका आएगा 30,000। हो गया। अब कभी कभी कैसा होता है एग्जाम में हम गणना तो करते हैं पर पता नहीं होता कि हमारा सही है या गलत है, तो रीचेक करेंगे। निवृत्त वाले की ख्याति और माइनस वाले की ख्याति दोनों को अगर हम जोड़ दे तो किसके साथ मैच करनी चाहिए, जिसका आंसर किस में आया होगा, प्लस में, उसके साथ मैच होनी चाहिए। तो 20 + 10 कुल मिला के कितनी हो गई, 30,000। तो रकम लिख देंगे यहाँ पर। अब S2 की ख्याति कितनी है हमारे पास, 20,000। S1 की कितनी आई है, 10,000। S1 की 10,000 और S2 की 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेनदार को 1 मास बाद चुकाना है जिन्हें तुरंत ही वार्षिक 12% भत्ता से चुका देना। अब तक सवाल लेनदार पे कैसा रहा था कि 10% चुकाना नहीं है, 5,000 चुकाना नहीं है। इस बार क्या बोला है, चुका देना है। चुका देने का मतलब होता है कि रोककर पैसा उसको दे देना, मतलब लेनदार की एंट्री अब पूंजी दायित्व में आने वाली नहीं है। अब तक सवाल कैसे थे कि 10% नहीं चुकाना है, 5,000 नहीं चुकाना है, इतना चुकाना है। तो पैसे देने की बात नहीं हो रही थी, कम पैसे देने की बात हो रही थी। इस बार क्या बोला, पैसे दे देने। तो दे दोगे तो रोककर जाएगी हमारे पास, रोककर जाए तो जमा, तो लेनदार लिख देंगे रोककर खाते के जमा पक्ष में। बट प्रॉब्लम है कि रकम कितनी लिखनी है, तो थोड़ी सी गणना कर लेंगे। तो 60,000 कुल लेनदार हमारे, कितने दी लेनदार कुल,
60,000। उसको कितने परसेंट बट्टा से चुकाना है? 12%। वो भी कैसा बट्टा? वार्षिक, साल में 12%। अब चुकाई कितने महीने के बाद है? तुरंत। हमें बोला था कि लेनदार को 1 मास बाद चुकाना है, अगर 1 मास के बाद चुकाओगे तो तुम्हें कितना परसेंट बट्टा मिल सकता था? 12%। पर हमने क्या करा, बोला ठीक है भाई वेट नहीं करेंगे, अभी चुका दो। तो हमें कितना परसेंट बट्टा मिलेगा? साल का 12%। तो कितने महीने बाद चुका रहे हम? 1 महीने। तो बट्टा कितने महीने का मिलेगा? 1 महीने का। तो चलो निकालेंगे 1 महीने का बट्टा। पहले तो क्या करेंगे, गुणाकर कर देंगे 12%। थोड़ा लॉन्ग कर लेते पहले, तो कितना देगा? 7,200। ये आया पूरे साल का जॉब। किसी भी रकम का तुमने कुल परसेंटेज दबाया तो साल का आंसर कितना है? 7,200। ये तो पूरे साल का है, साल में 12 महीने। चुकाना कितने महीने की बात हुई थी? सिर्फ 1 महीने की। तो 1 महीने में कन्वर्ट करेंगे, भागा कर देंगे इसको 12 से, तो जॉब कितना आ जाएगा? 600। यानी कि 1 महीने का डिस्काउंट कितने रुपए मिलेगा? 600 रुपए। तो 60,000 में से डिस्काउंट कितने रुपए हो गया? 600 रुपए। तो चुकाने कितने पड़ेंगे? 59,400 रुपए। यहां लिख देंगे 59,400 रुपए। इतने ही पैसे हमें चुकाने। दूसरा तरीका डायरेक्ट 59,400 निकालने का। साल का कितना परसेंट है? 12%, है ना। तो अगर महीने में कन्वर्ट करें तो कितने कितने हो गए? 1-1%। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 60,000 गुणे 1%, तो बट्टा कितना आ जाता? 600 रुपए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका था भाई 60,000 माइनस 1%, दो करके देखो। 60,000 माइनस 1%, तो डायरेक्ट जब आएगा फिर 59,400, ये चुकाने पात्र रकम आ जाएगी। तो दो तरीके, तीन तरीके, जिसको जिस तरीके से आता है उस तरीके सॉल्व करेंगे। बट्टा निकाल लो, तो इतने पैसे नहीं चुकाने से क्या होगा? फायदा होगा। तो इसकी एंट्री कहां जाएगी? पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में, लेनदार। तो लेनदार का जब हिसाब किताब किया तो उसमें कितने रुपए का फायदा हुआ हमें? 600 रुपए का। तो चुकाने कितने पड़े सिर्फ उसको? 59,400 रुपए। अब लेनदार की एंट्री पूंजी दायित्व में आने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेडी में अपलिखित कंप्यूटर। अपलिखित का मतलब होता है कि जिसकी रकम क्या कर दे हम? शून्य गिन ले। जिसके बारे में रकम हमने क्या कहते हैं? उसको अपलिखित कर दिया, लेकिन अब उसकी कोई रकम मिलने वाली ना हो। आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है। अब उसकी रकम कितनी हो गई? 12,000। तो ऐसी कीमत जिसकी वैल्यू क्या होती थी? 0। अब उसकी रकम कितनी हो गई सडनली? 12,000। तो हमें तो फायदा होगा ना। तो फायदा होगा तो कहां पे लिख देंगे? जमा पक्ष में। किससे फायदा हुआ हमें? कंप्यूटर से। कितने रुपए का फायदा हुआ? 12,000 रुपए का। अब आगे अगर कोई सूचना नहीं होती तो कंप्यूटर क्या हमारी संपत्ति है, तो उसकी एंट्री कहां पे लिख देंगे? संपत्ति पक्ष में, अगर सवाल आगे ना दिया हो तो। लेकिन देखो आगे कुछ लिखा हुआ है, गिननी है और यह रकम, यह कंप्यूटर कौन ले जाता है? मूल ले जाता है। तो पार्टनर लेके चला गया, साझेदार कुछ लाए तो जमा पक्ष में और साझेदार कुछ ले जाए तो उधार पक्ष में। तो लेके चला गया, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कंप्यूटर। कौन लेके चला गया? मूल। तो मूल में लिख देंगे 12,000 रुपए। अगर ये साझेदार नहीं लेके जाता तो कंप्यूटर क्या थी? हमारी संपत्ति थी। तो इसकी एंट्री कहां पर आती? संपत्ति पक्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सन की निवृत्ति के बाद, यानी कि जब ये पार्टनर छोड़ के चले जाएगा उसके बाद की बात बता रहे। सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनकी पूंजी कौन सी होगी? इसके जाने के बाद, मतलब ये वाली पूंजी की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात कौन सी कर रहे हैं? ये छोड़ के जाएगा तो पूंजी कौन सी होगी उनकी? ये नई पूंजी। उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। तो पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में कब आती है? जब हमें ये कुल पता होता है। जैसे लास्ट वाला हमने कल क्वेश्चन किया था दीप ज्योति गीता वाला, तो उसमें बोला था कि पुरानी पेढ़ी में जितनी थी उतनी रखनी थी, तो हमने रख दी थी यहाँ पे डायरेक्टली। यहाँ पर नई पूंजी के बारे में सवाल तो, लेकिन नई पूंजी कितनी वो बोला हुआ नहीं। आगे बोला हुआ है अंतर की रकम बैंक खाते ले जाना। जैसे अगर हमने अंतर की रकम कहां लेके जाए? चालू खाते में। तो इस बार कहां पे ले जानी है? बैंक खाते में। पर प्रॉब्लम क्या दे दी है कि कल वाले सवाल में कुल रकम दी गई थी, आज कुल रकम दी हुई नहीं है। तो कुल रकम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? पहले समझ लेते भाई। हम कैसे निकालते थे? इधर का टोटल करते थे, वो टोटल उधार पक्ष में लिखते थे, रकम घटाते थे, यहाँ की शेष निकलती थी, ये शेष उठा के कहां लिखते थे? हम यहाँ पे लिखते थे, और जोड़ के कहां लिखते थे? बाहर। तो कुल तो हम ढूंढ सकते हैं बाहर, पर प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें टोटल नहीं लिखना है। जब जब नई पूंजी के बारे में सवाल होगा ना तो क्या ढूंढेंगे? कुल ढूंढना है, टोटल करना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए जैसे ही, तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पूंजी, यहाँ पर आएगा मून और स्टार, संतो छोड़ के चला गया। उसके बाद लिखा हुआ सामान्य अनामत, बांटेंगे पुराने अनुपात में। तो सामान्य अनामत, कुल रकम दी गई हमें 90,000, समान हिस्से बांटेंगे तो 30,000, 30,000 और 30,000। उसके बाद लिखा हुआ है लेनदार को हमने पैसे ऑलरेडी पहले चुका दिए, तो अब लेनदार की एंट्री होगी नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है देनी हुंडी, यहाँ लिख देंगे देनी हुंडी। देनी हुंडी की रकम दी गई है 10,000। उसके बाद लिखा हुआ है पूंजी दायित्व कंप्लीट हुआ। सबसे पहले संपत्ति में सबसे पहले दिया हुआ है मकान, मकान की रकम लिख लेंगे 2,40,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है यंत्र, फर्नीचर, फिर लिखा हुआ है स्टॉक और देनदार,
स्टॉक, देनदार, लास्ट में लिखा रोकड़ बैंक। चलो रकम लिख लेंगे सबकी, 1,30,000, फिर लिखा होगा 80,000, 45,000 और 30,000। चलिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो, वन बाय वन करके बंद करेंगे। 12,600 सेम 12,600, ऊपर भी वही रकम कोई है नहीं, 12,600। ये हो गया लाभ, और लाभ हमेशा कहां पे जाएगा? पूंजी खाते में। मून, स्टार और सन समान हिस्सा है तो 4,200, 4,200, 4,200, इसमें उधार तो इसमें जमा। पुनः मूल्यांकन लाभ, 4,200, 4,200, 4,200। H2 का टोटल करेंगे 2,34,200, सेम यहाँ पर भी 2,34,200, ऊपर भी सेम 2,34,200। निवृत्त सायदर को कुल कितने रुपए देने? 2,34,200 रुपए चुकाने। बैंक बैलेंस कितना है? 1,75। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि यहाँ पर अगर 2.5 लाख होते, कितने होते? तो हम दे सकते थे ना पैसा, पर देखो ध्यान से, हमने लेनदार को कुछ पैसा दे दिया। अगर मान लो 2.5 लाख होते भी तो रोकड़ पैसे तो अपने पास चले गए ना। तो ये भी ध्यान रखने का कि क्या यहाँ पे ज्यादा बैलेंस देगा, कभी कभी दे देगा। यहाँ पे मान लो कि 3.5 लाख दिए, सॉरी 2.5 लाख दिए और यहाँ 2,34 देने, तो हमें क्या रहेगा? उतना पैसा तो हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, दे सकते। पर यहाँ देखो हमने कुछ पैसे चुका दिए, तो बैंक बैलेंस क्या हुआ? कम हुआ कहीं नहीं, तो फिर देना नहीं है। तो क्या रख देंगे यहाँ पर? लोन। और लोन की सेकंड एंट्री कहां पर आएगी? पूंजी दायित्व में, S2 की लोन, 2,34,200। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या बोली यहाँ पर कि मून और स्टार की पूंजी कौन सा अनुपात मानी चाहिए? लाभ हानि के नए अनुपात में। लाभ हानि के नए अनुपात में कब आएगी? जब हमें ये कुल पता होगा तब। तो ये कुल कैसे ढूंढेंगे? रफ काम करेंगे, ठीक है। S1 का टोटल करो कितना हो रहा है? तो 2,10,000, 2,40,000, 2,44,200। अब उधार में कोई रकम है नहीं, मतलब अगर हम लिखते तो यहाँ पे कितना लिखते? 2,44,200, ठीक है। अभी रफ लिख रहा हूँ, बाद में मिटा देंगे इसको। चलो अब हम M का टोटल करते तो 1,60, 1,90, 1,94,200। यहाँ पे सेम लिखते, ऊपर की रकम घटा दे तो घटाने पे रकम आती है 20 गए, 30 गए, 10 गए, 1,52,200। तो यहाँ पर कितना आंसर आता है? 1,52,200। अब ये रकम हम कहां पे लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं 1,52,200 और 2,44,200, और टोटल कहां लिख देते ये वाला? बाहर। चलो टोटल करेंगे, 2 और 1 3, 3,96,400 आ गया टोटल हमारे पास। जैसे टोटल मिल जाए तो क्या करो, इसको यहाँ से, हमने है ना कहा था पहले रफ लिख रहे, उसको क्या करेंगे? यहाँ से मिटा देंगे। आ गया टोटल हमारे पास। कल वाले सवाल में टोटल हमें किताब में पहले से दिया था, आज दिया हुआ नहीं, तो टोटल कैसे निकालेंगे? इधर का प्लस करो, इधर माइनस करो, यहाँ पे लिख लो पेंसिल से, बाद में उठा के यहाँ पे ले आओ और टोटल करके कहाँ लिख दो? बाहर। आ गया टोटल हमारे पास। तो टोटल को बांटेंगे नए अनुपात में, तो नए अनुपात कितना था? 5:1, तो बांटेंगे 5:1 में, तो आंसर आएगा कितना? 3,30,333, 66,067। ठीक है, पॉइंट मारा होगा इस तरीके से, 66,066.666 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे? वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे, 67 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रकम कहां से उठाएंगे? यहाँ पे ले आएंगे 3,30,333 और 66,067। अब चेक करेंगे दोनों में से टोटल कहां का ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ का कितना होता है? 1,94, इसका अकेला देखो कितना हो रहा है? 3 लाख। इधर का ज्यादा होगा ना, करो टोटल। 3,30,000, 3,50, 3,60, 3,72, 3,72,333। सेम यहाँ पर भी 3,72,333 घटाओ 1,78,133। चलिए अब चेक करेंगे S2 का, सॉरी S1 का। S1 का टोटल कितना आता है? 2,44,200, और यहाँ पर कितना हो रहा है? सिर्फ 66,000। तो इधर का जमा पक्ष का ज्यादा होगा, तो 2,44,200। सेम यहाँ पर भी 2,44,200, ऊपर की रकम घटा दो 1,78,133। अब देखो अंतर की रकम आ गई। अंतर की रकम का समायोजन कितनी जगह जाएगा? 2 जगह, या तो चालू खाते में या तो रोकड़ बैंक में। तो सवाल में चेक करेंगे क्या बोला हुआ। सवाल में क्या बोला? अंतर की रकम का यानी है बैंक खाते, सामने लिख देंगे इसके बैंक, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? बैंक। इसमें बैंक कहां पर आया? उधार, तो इसमें कहां चले जाएगा? जमा। इसमें जमा, तो इसमें कहां जाएगा? उधार। चलो यहाँ पे किसमें रकम लिखी हमने? M में, यहाँ लिख देंगे M के चालू खाते, M के पूंजी खाते 1,78,133। सेम इसमें उधार, तो इसमें जमा। S1 के पूंजी खाते 1,78,133। चलो इनको जोड़ेंगे, 3,53,133, 3,53,133, 1,00,000,
15,600। चलिए यहाँ पे लिख देंगे 1,15,600। दोनों तरफ का टोटल करेंगे, एक समान आना चाहिए। 4 लाख, 6 लाख, 6,40,600। चलिए संपत्ति का करेंगे 6,40,600 कंप्लीट। स्टार्ट करो लिखने का। बंद नहीं करा क्या? बंद कर दिया तो